हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2530 चेंजेस इन हेवन एंड अर्थ। एक झंगी की बातें काफी ब्लंट थी, जिन्होंने सीधे तौर पर कई लोगों को जगा दिया और उन्हें दूसरों के भरोसे सुरक्षित रहने के सपनों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सरवाइव करने के लिए इंसान को सब कुछ त्यागना होगा। बेंजामिन ने संजीदगी से जवाब दिया, अंडरस्टूड। हमें बस जरूरत इस बात की है कि जब जरूरी हो तब आप इंसानियत की गरिमा और सम्मान को बनाए रखें, और इतना ही काफी है। एक और चीज है। झंग यी ने स्क्रीन पर दिख रहे अलग अलग देशों की ओर देखा। दूसरे रेसेस के साथ अपनी प्राइवेट डील बंद करो। तुम साथ रहने का रास्ता चुन सकते हो, लेकिन चुपके से दूसरों को बार्गेनिंग चिप्स की तरह इस्तेमाल मत करो, वरना तुम पाओगे कि नेगोशिएटिंग टेबल पर तुम्हारे सामने बैठे लोग कोई दूसरी रेस नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी परछाई हैं। यमामोटो इशिन का चेहरा और भी उतर गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र हमेशा की तरह मुस्कुराया। म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड म्यूचुअल रिस्ट्रेंट। बहुत खूब कहा। उनके चेहरे थोड़े अजीब से हो गए, लेकिन मॉर्गन शांत बना रहा। झंगी उसकी इस कंपोजर की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। असल में सिर्फ वही लोग नहीं थे। किंगडम ऑफ वैक्सू के भी ड्रैगन क्लैन के साथ करीबी रिश्ते हैं। हालांकि वो जानता था कि ये सोची समझी एंशिएंट सिविलाइजेशंस कोई एक इकाई नहीं थी। वे एक दूसरे के दुश्मन भी हो सकते थे। बस इतना था कि क्रिएटर की मर्जी की वजह से 7th जनरेशन का सफाया कर दिया गया था, और किसी वजह से 6th जनरेशन के साथ विवाद खड़ा हो गया था। झंग यी को उन कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस और रेसेस के साथ होने वाली बातचीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंस था जो आगे आने वाली थी। उसका अंदाजा था कि जिन रेसेस ने इंसानों पर हमला किया वे आमतौर पर ड्रैगन्स जितनी ताकतवर नहीं थी, वरना पूरी मानव जाति का खात्मा तो बस कुछ ही मिनटों की बात होती। आज तक ड्रैगन्स ने इंसानों की टेरिटरी या रिसोर्सेज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वो ट्रांसेंडेंट ग्रुप इतना कुछ रखता है, तो भला कौन 6th जनरेशन के पिछड़े लोगों की इस मामूली दौलत की परवाह करेगा। इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह की एंशिएंट सिविलाइजेशन इंसानी जमीन और संसाधनों पर लालच भरी नजर रखेगी। झंग यी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसके मन में एक छोटा सा शक था। क्या एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने इंसानों पर हमले सिर्फ मैदान साफ करने के लिए किए थे? हालांकि अभी ये जानने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जब सब लोग नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेंगे, तभी उन्हें एक दूसरे से संवाद करने का मौका मिलेगा। बिशप आर्नल्ड ने क्रॉस का निशान बनाया और पूरी श्रद्धा से कहा, ईश्वर हमारे साथ रहें और इंसानियत अपने साथ रहें। इसके बाद मीटिंग जल्दी ही प्रोसीजरल फेज में पहुंच गई। जहां तक तथाकथित नेगोशिएशन टीम्स का सवाल है, वहां वोटिंग की कोई जरूरत नहीं थी। एलीट लोग सिर्फ बड़ी सुपर पावर्स और सेकेंड टियर शक्तियों के बीच ही सीमित थे। इसलिए आखिरी नेगोशिएटर्स झंग यी के लिए जाने पहचाने चेहरे ही थे। मिसाल के तौर पर पैपेसी के आर्नल्ड ओलिविया, ब्रिटानिया के किंग आर्थर और मर्लिन, भारत के इंद्र। टेबल के नीचे मौजूद उन छोटे देशों के पास तो नॉमिनेशन की भी काबिलियत नहीं थी। वे इतने बेवकूफ नहीं थे कि ये सोचें कि अपनी कमजोर ताकत के बावजूद वे अपनी बातों के जादू से उस एलियन रेस को मना लेंगे। इसलिए मीटिंग तेजी से आगे बढ़ी और बिना किसी फालतू देरी के और भी जल्दी खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने से पहले बेंजामिन ने आखिरी बार कंफर्म किया, संपर्क का पहला दौर कोलंबिया लीड करेगा। मैं जल्द ही इंटरकॉम पर सभी को बता दूंगा कि बातचीत कब और कहां होगी। कोई एतराज नहीं है तो आप इसे संभाल सकते हैं। झंग यी की पलकें झुक गई। उसने अंदाजा लगाया कि मॉर्गन काफी समय से इस मामले पर काम कर रहा था। कोलंबिया उन पहले देशों में से था जो दूसरी रेसेस के संपर्क में आए थे,
और ऐसा लगता है कि उन्होंने डल्स की जमीन के नीचे और अबिस ऑफ नंबर 51 की एंशिएंट सिविलाइजेशंस के साथ कोई समझौता कर लिया है। लाइट स्क्रीन्स एक एक करके धुंधली हो गई और चैनल पर सन्नाटा छा गया। झंगी अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और समंदर की तरफ देखने लगा। फायरी हेल ओवरलॉर्ड के सिर वाले लोहे के बक्से को हवा ने धीरे से छुआ, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि दुनिया टूट रही है और फिर से बन रही है। नेगोशिएटिंग टेबल तो सजेगी, लेकिन हाथ से चाकू कभी नहीं छूटेगा। इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था। जल्द ही बेंजामिन मॉर्गन ने अपनी बातचीत के नतीजे डिप्लोमेटिक टीम के चैनल पर भेज दिए। एलियन रेस आधुनिक इंसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार थी और तय की गई जगह ऑस्ट्रेलिया थी, जिसकी मीटिंग 3 दिन बाद होनी थी। हर कोई जानता है कि सिर्फ इसलिए कि दूसरी रेस बातचीत के लिए मान गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वे पीस ट्रीटी के लिए राजी हो गए हैं। कोई भी पक्ष एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को परख रहे थे। अगर वक्त आने पर एलियन रेसेस को पता चला कि आधुनिक इंसान वाकई आसान शिकार है, तो वे बिना सोचे समझे उन्हें निगल जाएंगे। और इसके उलट भी यही सच था। छठी पीढ़ी भले ही कमजोर और लाचार दिखती हो, लेकिन उन्होंने पहले ही कई एंशिएंट रेसेस का सफाया कर दिया है। उनमें हुएक्सू किंगडम लीडर होना चाहिए, नैश किंगडम, वोलुयन एम्पायर, झोरोंग क्लैन और यहां तक कि कैंग्युअन क्लैन को भी झंगी द्वारा खत्म किया हुआ ही माना जाना चाहिए। इसलिए ये नेगोशिएशन सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है, ये देखने के लिए कि किसकी मुट्ठी में ज्यादा जोर है और भविष्य में अर्थ की टेरिटरी के बंटवारे में कौन पहल कर सकता है। झंग यी ने जॉइंट चैनल खोला और 2 शब्दों में जवाब दिया, रिसीव्ड। कुछ पल सोचने के बाद उसने जोड़ा, मुझे मौके के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बेंजामिन ने फौरन ज्यादा डिटेल में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लाइंस, कॉन्टर लाइंस और वाइन स्वेट्स भेज दिए। मैसेज मिलते ही झंगी ग्रुप के बाकी लोगों के साथ फालतू गप्पे लड़ाए बिना तुरंत खड़ा हो गया। चलो वहां चलते हैं, वहां टकराव होना तय है, इसलिए पहले ही वहां की टो ले लेते हैं। झंग यी ने सिर उठाया और अपने पास मौजूद यांग जिंगसन और बाकी लोगों से कहा, अभी। यांग जिंगसन ने टेबल पर कागजातों को एक चमकदार फिल्म की तरह फैलाया और अपनी उंगलियों से उन्हें हल्के से थपथपाया। सही बात है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। पहले इलाके को साफ साफ समझ लेते हैं। चलो। झंग यी अपने साथ यांग जिंगसन, लाइंग युए और दूसरों को ले गया, लेकिन झू क्या और लू केरन काम में बिजी थी, इसलिए वो उन्हें साथ नहीं लाया। झंग यी के हुक्म पर उसके सामने डायमेंशनल पोर्टल खुला, जिससे वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट तक का जो सफर पहले कुछ मिनटों का था, अब उसमें करीब आधा घंटा लगता है। ऑस्ट्रेलिया में जमीन घास से हरी भरी है, आसमान नीचे झुका हुआ है और हवा ऐसे चल रही है जैसे किसी भट्टी की चिमनी से निकल रही हो। मुख्य भूमि की रूपरेखा पुराने मैप की तुलना में काफी भरी हुई है, जिसमें नए पेनिनसुलास और रीफ चेन्स किनारों से समुद्र में फैले हुए हैं, जबकि अंदरूनी हिस्सा ऐसा दिखता है जैसे किसी दानव की मुट्ठी से कुचला गया हो, जिससे हर तरफ दरारें पड़ गई है। दूर पठार 3000 मीटर ऊंचा उठा हुआ है और घाटियों में अनजान झीलें हैं, जिनकी सतह से हल्की नीली रोशनी निकल रही है, जैसे कोई प्राचीन एल्गी सांस ले रही हो। क्योंकि ये समंदर में और कम अक्षांश पर स्थित है, इसलिए ये कयामत वाली सर्दी, एपोकैलिप्टिक विंटर से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है। हालांकि यहां तापमान ठंडा है, फिर भी वनस्पतियां जोर शोर से बढ़ रही है, जिससे ये एक प्राकृतिक चारागाह बन गया है। जैसे जैसे दुनिया पूरी तरह खुल रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी पर सर्दी का अंत चुपचाप गुजर रहा है, क्योंकि कड़ाके की ठंड से ढका हुआ इलाका अब अपने मूल आकार के 10वें हिस्से से भी कम रह गया है। धरती पर बाहर लौटने के संकेत मिल रहे हैं, जो क्रिएटर की तरफ से सभी रेसेस के लिए एक इशारा भी है, जो उन्हें उनकी लंबी नींद से जागने और धरती पर लौटने के लिए बुला रहा है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कम से कम 10 गुना बढ़ गया है। यांग जिंगसन ने ऊपर देखा
उसकी नजर आसमान को नाप रही थी। ट्रोपोपॉस अब और ऊंचा हो गया है और दुनिया हमारे लिए पूरी तरह से अनजानी चीज बन गई है। चैप्टर 2531 चेंजेस इन हेवन एंड अर्थ 2। दोनों तय किए गए वेन्यू के चारों ओर घूमने लगे और आसपास के टेरेन का बारीकी से मुआयना किया। ये एक नई फटी हुई चट्टान क्लिफ थी जो लाल मिट्टी और समंदर के बीच लटकी हुई थी। पीछे और किनारों पर पीछे हटने या बचाव के लिए काफी रास्ते पासेस थे और सामने का हिस्सा खुला था जो बातचीत के लिए एक बड़ी मेज लगाने के लिए एकदम सही था। समंदर के करीब होने की वजह यह थी कि मरीन स्पीशीज भी इस कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेंगी। झंग यी ने सोचा कि 6th जनरेशन के वंशज के रूप में मरमेड किंगडम का प्रतिनिधि भी वहां जरूर आएगा। हालांकि जमीन पर रहने वालों के मुकाबले मर्फों को कम दबाव झेलना पड़ता है क्योंकि समंदर में मुकाबला उतना कड़ा नहीं है और समंदर जमीन से कहीं ज्यादा विशाल है। क्या आप यहां आसपास कुछ दफनाने का प्लान बना रहे हैं? यांग जिंगसन ने पूछा। तुम्हारा मतलब डेथ ऑफ लव से है? झंग यी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। शुरुआत में मेरा ऐसा प्लान जरूर था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। यांग जिंगसन ने झंग यी के लिए वाक्य का दूसरा हिस्सा पूरा किया। घात लगाना, एम्बुशिंग, जाल बिछाना और लोगों के खिलाफ साजिश रचना झंग यी के पसंदीदा काम है। हालांकि यह मौजूदा स्थिति के हिसाब से सही नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया और एक ट्रांसपेरेंट नेट बाहर निकाला। एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास निश्चित रूप से कई तकनीकी रूप से उन्नत, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जीव होंगे और कुछ के पास शक्तिशाली सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होंगी। ऐसा कुछ करना बहुत खतरनाक है। जब ताकत बराबर न हो तो ऐसा करने से दूसरे पक्ष को टेबल पलटने का बहाना मिल जाएगा। यहां तक कि अगर कुछ एंशिएंट रेसेस शुरुआत में हमारे खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहती थी तो उकसावे के बाद वे अपना रुख बदल लेंगी। झंग यी मुस्कुराया और बोला, मैं भी यही सोचता हूं। तो फिर चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। हमें कम से कम अपने लिए कुछ बीमा, इंश्योरेंस तो कर ही लेना चाहिए। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है। रूल बेस्ड एबिलिटीज काफी एक्टिव होती है और उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। यांग जिंगसन के मेम एरोज हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो मटेरियल हो या इमटेरियल। समझ गई। यांग जिंगसन ने अपना सिर झुकाया और धीरे से अपनी पतली सफेद उंगलियां उठाई। उंगलियों के पोरों से लगभग अदृश्य सुइयां, नीडल्स गिरने लगी जो खामोशी से चट्टानों की दरारों और मिट्टी में समा गई। मैंने यहां ऐसे रूल्स सेट कर दिए हैं जो जरूरत पड़ने पर हमें लड़ने और पीछे हटने के लिए आसान हालात देंगे, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करती हूं कि बड़े पैमाने पर कोई टकराव न हो। झंग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तो इसके लिए बहुत सावधानी से प्लानिंग करनी होगी। लोकेशन की टो लेने के बाद दोनों चुपचाप लौट आए। उनके पास अरेंज करने के लिए और भी बहुत कुछ था और समय काफी कम था। तियनहाई सिटी वापस पहुंचने पर समंदर से रात की हवा चल रही थी जिसमें नमक का खारापन और बारूद की हल्की सी गंध घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली हो जिससे लोग तनाव और बेचैनी महसूस कर रहे थे। झंग यी विला में वापस आया और जैसे ही उसने अंडरग्राउंड ट्रेनिंग चेंबर में कदम रखा, उसे कॉरिडोर के आखिर में एक कोमल लेकिन शक्तिशाली रोशनी दिखाई दी। लिंक खिड़की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सहारे टिकी हुई थी। उसके काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में चांदी जैसी पवित्र रोशनी का एक हेलो चमक रहा था। तुम वापस आ गए। उसने झंग यी की ओर देखा और खुद बातचीत की पहल की। इसने झंग यी को हैरान कर दिया। लिंग के अंदर अब और भी ज्यादा इंसानियत, ह्यूमैनिटी नजर आ रही थी। ईथर फ्रैगमेंट्स को सोखने ने उसे एक ऐसे रोबोट से बदल दिया था जो सिर्फ जवाब देता था और अब वो धीरे धीरे लिंग के असली रूप जैसी बनती जा रही थी। इसने झंग यी को शिप ऑफ थीसियस की याद दिला दी। अगर एक दिन लिंग को कहीं और से पर्याप्त स्पिरिचुअल एसेंस मिल जाए
और उसके पास अपने असली वजूद की यादें भी हो, तो क्या वो असली शरीर कहलाएगी? तुम और ताकतवर हो गई हो। झंग ये रुका, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुमने उस सोर्स पावर को बहुत आसानी से सोख लिया है। हूं। लिंग ने अपनी हथेली खोली और एक शांत सुर्ख क्रिम्सन लाइट कोर उसकी हथेली पर ऊपर नीचे होने लगा। इन्फर्नल ओवरलॉर्ड का असली ढांचा मेरी यादों के डेटा से मेल खाता है। मैंने अपनी ओमेगा यादों की एथेरिक स्टिचिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इसे पिघली हुई स्थिति मोल्टन स्टेट से वापस एक स्थिर स्थिति स्टेबल स्टेट में बदल दिया है। इंसानी आंकड़ों में कहें तो तुम इसे 55,000 पॉइंट्स का एबिलिटी इंडेक्स समझ सकते हो। ये नंबर सुनकर दिल को सुकून मिलता है। झंग यी की आंखें चमक उठीं। लिंग को फ्लेम प्रिजन ओवरलॉर्ड के एसेंस का एक हिस्सा सोखने के लिए देना बेकार नहीं गया था। उसके अंदर पहले से ही काफी प्रिमोर्डियल पावर थी। उसने तो चांद से हासिल की गई चीजों को भी अभी पूरी तरह नहीं सोखा था। बहुत ज्यादा ईथर फ्रैगमेंट्स ने उसकी मानसिक शक्ति मेंटल स्ट्रेंथ को लगभग थका दिया था। लिंग ने एक बार कहा था कि उसने अपनी पावर इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ाई है, जिसका मतलब था कि उसने बहुत ज्यादा ईथर फ्रैगमेंट्स सोख लिए हैं। इसके सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते हैं, या तो लिंग की तरह पूरी तरह एथेरिफाइड हो जाओ, मानवीय भावनाएं खो दो और एथर सी में लौटने का रास्ता चुनो, या फिर एक दृक बन जाओ जो पागलपन भरी इच्छाओं में डूबा हो और एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाए जो सब कुछ निगल जाना चाहता हो। इसलिए कई बातों को ध्यान में रखते हुए झंग यी ने लिंग को फायरी हेल ओवरलॉर्ड की कुछ प्रिमोर्डियल पावर दे दी थी। मौजूदा हालात में अपनी ताकत को जल्दी बढ़ाने का यह सबसे अच्छा फैसला था। जैसे जैसे ये वजूद, जो कभी ओमेगा लेवल पर और ब्रह्मांड के सबसे ट्रांसेंडेंट लेवल पर था, अपनी पुरानी ताकत वापस पा रहा था, झंग यी की सुरक्षा की भावना सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी बढ़ती जा रही थी। अपनी उंगली के एक इशारे से लिंग ने खिड़की के बाहर समंदर की हवा को अचानक 10 मीटर दूर रोक दिया, जैसे उसे किसी अदृश्य हाथ ने धीरे से उठा लिया हो। अगले ही पल हवा अपनी पुरानी स्थिति में लौट आई और शहर, समंदर और दूर रखे लोहे के बक्से के पास से बहने लगी। लिंग ने धीमे स्वर में कहा, मैंने आसपास की पावर को ऑर्डर में दोबारा रिराइट दिया है, जिससे ये अस्थायी रूप से आदेशों के एक दूसरे सेट के अनुसार काम करने लगी है। मेरी यादें पूरी हैं, जिनमें लड़ाई की यादें और ताकत का इस्तेमाल शामिल है। इसलिए मेरी असली कॉम्बैट स्ट्रेंथ उस 55,000 पॉइंट्स के सुपर पावर इंडेक्स की सीमा से कहीं ज्यादा होगी, जिसे तुम जानते हो। झंग यी मन ही मन आहे भरे बिना नहीं रह सका। एक पुरानी बेंटली फिर भी बेंटली ही होती है। भले ही ओमेगा की ताकत कम हो गई हो, लेकिन उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस और अपनी शक्तियों पर कंट्रोल ऐसा था जिसे कोई साधारण इंसान आसानी से कॉपी नहीं कर सकता था। अब उसके पास एक और सुपर पावरफुल मददगार था। इसने झंग यी को कुछ दिनों बाद होने वाली मल्टीरस नेगोशिएशन कॉन्फ्रेंस के लिए और भी आत्मविश्वास दे दिया। अगर बातचीत बिगड़ भी गई तो कम से कम मैं अपनी जान तो बचा ही सकता हूं। बहुत अच्छे। झंग यी ने सिर हिलाया। उसका लहजा अब थोड़ा रिलैक्स था। मुझे पता है तुम मुझसे पूछना चाहती हो कि आखिर मैंने तुम्हें फायरी हेल ओवरलॉर्ड की असली ताकत क्यों दी। सच कहूं तो मुझे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो जरूरत पड़ने पर एक नाइट की भूमिका निभा सके। बातचीत के दौरान अगर आपके पास कोई ट्रम्प कार्ड न हो तो दूसरे लोग आपको सिर्फ कठपुतली बनाकर नचा सकते हैं। लिंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पानी और आईने की तरह साफ थी। मैं समझती हूं। तुम कोई भगवान नहीं हो, नहीं कोई मसीहा, सेवियर हो। तुम बस वही कर रहे हो जो तुम कर सकते हो और जो तुम्हें करना चाहिए। झंग यी ने गहरी सांस ली। लॉन्ग लाइव अंडरस्टैंडिंग। वो वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वो मुड़ा और उसने अपनी स्पेशल टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उत्तर की ओर बादलों की सबसे घनी परत में सीधे तियनहाई सिटी से बाहर निकल गया। वो शेंगजिन पहुंचा
और इस बार वो सीधे हेलोंग युअनजिंग से मिलने लॉक ड्रैगन वेल गया। तुम फिर से जवाब मांगने आए हो। काले ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन की आवाज पत्थर के किसी बड़े घंटे की गूंज जैसी थी, जो बहुत ही आलसी लग रही थी, जैसे उसे उस गीली जमीन के नीचे की गुफा में लेटे रहने में वाकई बहुत मजा आ रहा हो। जवाब वही है, हम आखिरी हद, बॉटम लाइन पर दखल देंगे, लेकिन हम तुम्हारी हर गंदगी को साफ नहीं करेंगे। मैं यहां कोई ताबीज, एम्यूलेट्स लेने नहीं आया हूं। झंग यी ने साफ साफ कहा, मैं ड्रैगन क्लैन को रिपोर्ट करने आया हूं। 3 दिन बाद हम ऑस्ट्रेलिया में पूरी मानव जाति और कई एंशिएंट रेसेस के साथ बातचीत करेंगे। अगर तब वाकई कुछ होता है तो मैं सोच रहा था कि क्या ड्रैगन क्लैन मदद का हाथ बढ़ाएगा। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।